साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत फरियादियों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क से जनपद वासियों को दी 131 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात। एनेक्सी भवन सभागार से मुख्यमंत्री ने डिजिटल पुस्तकालय प्लेटफॉर्म का किया आधिकारिक शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना के तहत छात्र छात्राओं से किया सीधा संवाद। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए हुए रवाना। डीआईजी कमिश्नर सहित जिला व पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने वैक्सीनेशन कराकर कहा, अपनी बारी का करें इंतजार, अवश्य कराएं वैक्सीनेशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव न्याय व अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा दिलाया जाए न्याय। शाहपुर थाना क्षेत्र में नर्तकी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जिला विधिक न्यायिक सचिव ने दी जानकारी, कहा आगामी 7 मार्च को दीवानी न्यायालय परिसर में नियमित लोक अदालत का हुआ आयोजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर माध्यमिक शिक्षा परिषद की प्रमुख सचिव ने संबंधित अधिकारियों से शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर की चर्चा। भारतीय स्त्री रोग विशेषज्ञ संघ की गोरखपुर की शाखा द्वारा महिला दिवस पर लगाया जाएगा बृहद सर्वाइकल व ब्रेस्ट कैंसर निःशुल्क प्रशिक्षण व जांच शिविर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के 60वें अधिवेशन का एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर किया लॉन्च। शिक्षा सेवा अधिकरण वापस लिए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नायक जनसेवा संस्थान के महामंत्री ने पत्रकार वार्ता कर नायक, गोंड, धुरिया सहित अन्य जातियों को अनुसूचित जाति में रखे जाने की मांग। और गीता वाटिका की दूसरी ब्रांच का पार्क रोड पर हुआ भव्य शुभारंभ। ग्राहकों की सुविधा और सेवा वाटिका परिवार की पहली प्राथमिकता। 2 दिवसीय प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में ही दूर दराज से आए हुए फरियादियों से जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारित करने का निर्देश दिया। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में जनपद वासियों को 131 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें से 76.39 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का लोकार्पण और 52.20 करोड़ रुपए की 16 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने का कार्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। ऐसे में जनता को मिलने वाले सौगात की गुणवत्ता और इससे मिलने वाले लाभ पर जनप्रतिनिधि लगातार नजर बनाए रखें। इस दौरान मंच पर बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, नगर महापौर सीताराम जायसवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर, चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, खजनी विधायक संत प्रसाद, सहजनवा विधायक शीतल पांडे सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
कदमों से आज संपन्न होता हुआ विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों से एवं समस्त सम्मानित माननीय विधायकगण एवं जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में गुजरात से भी आगे हैं, हम तमिलनाडु से भी आगे हैं, हम कर्नाटक से भी आगे हैं और मैं गारंटी के साथ चुकी है। प्रति व्यक्ति आय की यह वृद्धि बताती है कि हमने सिर्फ कुछ लोगों का विकास नहीं किया है। में उसका उल्लेख कर रहे थे, बैंकों ने नीतियां बनाई हैं बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स की और आश्चर्य हुआ। जनपद गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का शिलान्यास होता हुआ मानसिक मंदिर आश्रय गृह का वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जनपद गोरखपुर में जंगल कौलिया तत्वरिया मार्ग का, देवरिया बाईपास रोड का, देवरिया उपमार्ग का, साथ ही साथ केंद्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ ब्रांच में श्री संतोष माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से श्री संतोष सन ऑफ श्री मोतीलाल को क्षेत्र से क्लोथ एंड हैंडलूम के क्षेत्र में प्रगति करने हेतु श्री धर्मेंद्र गिरी जी सन ऑफ श्री परशुराम गिरी चाय स्टॉल हेतु दुर्गाबाड़ी क्षेत्र पुलिस लाइन में। नेक्स्ट श्री मुरारी निषाद सन ऑफ श्री फौजदार सब्जी उद्योग हेतु बारी सब्जी उद्योग हेतु मिर्जापुर क्षेत्र साहबगंज में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए नेक्स्ट श्री लालमन सन ऑफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से नेक्स्ट श्री पवन कुमार सन ऑफ श्री गोरखपुर के 9 परियोजनाओं के जिनकी लागत 76 करोड़ 39,29,000 है, इनका लोकार्पण का ऑडियो आ रही है ना, और 16 परियोजनाओं जिनकी लागत 54 करोड़ 20,12,000 है, इनके शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर ठीक मैं मंच पर उपस्थित अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से इन कार्यों में रुचि लेने के लिए बधाई देता हूं और आप सबका भी हृदय से बधाई और देते हुए अभिनंदन करता हूं। ये विकास आप सबके लिए फलीभूत हो। इन विकास कार्यों के माध्यम से न केवल बुनियादी सुविधाओं बल्कि इन विकास योजनाओं के माध्यम से हम विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए आर्थिक समृद्धि को भी प्राप्त करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले महीने केंद्र सरकार का बजट आया और उसके उपरांत 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना बजट प्रस्तुत किया। हम सब जानते हैं कि प्रदेश हो या केंद्र हो, दोनों सरकारों का बजट विकास और रोजगार को केंद्रित करते हुए प्रस्तुत किया गया था। याद रखना, विकास का दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता और समग्र विकास की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिसके बारे में 2014 में इस देश की जनता के सामने कहा था, उसके अनुरूप विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार बना रही है या केंद्र सरकार ने बनाए थे और आज वो मूर्त रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2017 के बाद प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने भी उसी रूप में कार्य करते हुए अपने जो कार्य योजना लागू की थी
आज उसके परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश का कोई जनपद, कोई लोकसभा सीट या कोई विधानसभा सीट या कोई विकास खंड ऐसा नहीं होगा, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर विकास का कोई ना कोई कार्य या कोई ना कोई बड़ी परियोजना ना आई हो। हर एक जगह गया है, हर एक स्तर पर गया है। और गोरखपुर के लोग तो इसके जीते जागते उदाहरण है। कल केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री आए थे गोरखपुर में। 1990 में जो फर्टिलाइजर कारखाना बंद हो गया था, एक खाद का कारखाना इस साल जुलाई तक बन करके तैयार हो जाएगा और जुलाई तक बनने के साथ ही खाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को सही और सस्ती खाद मिलेगी, क्वालिटी की खाद मिलेगी अपनी उत्तम खेती के लिए। स्ट्रीट वेंडर के बारे में जो योजना बनाई है, जैसे गोरखपुर शहर के अंदर कुछ बनी है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनका व्यवस्थित पुनर्वास करने के साथ ही सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त करने के कार्यक्रम के साथ हमें उसे जोड़ना चाहिए। नगर पंचायतों में भी इसको ले जाना चाहिए। हमारे नगर आवागमन के लिए, सामान्य नागरिक के आवागमन में कोई बाधा न पहुंचे, इस दृष्टि से हमें उसको एक नई दिशा में नई सोच के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। अन्यथा शहरी जीवन अगर जाम से वास्तव में प्रतिदिन अगर जाम होने लग जाएगा तो विकास को बाधित कर देगा, कोई भी वहां नहीं जाएगा। हमें उससे हर हाल में उसे बचाना पड़ेगा और एक पीएम स्ट्रीट वेंडर इसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं यहाँ पर उपस्थित मंच के अपने सभी जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों में रुचि लेने के लिए हृदय से उन सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को हृदय से बधाई देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम कोविड-19 से जिस मजबूती के साथ लड़े हैं, कोरोना का वैक्सीन आ चुका है, आम नागरिकों को वैक्सीन लगना प्रारंभ हो गया है। 60 साल से ऊपर के लोगों को ये वैक्सीन अभी से लगना प्रारंभ हो चुका है। जो लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके लिए भी वैक्सीन उपलब्ध है। अपने अपनी बारी का इंतजार करिए। हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे पदाधिकारीगण आपकी सेवा में सदैव तत्पर होकर के वैक्सीन की उपलब्धता और वैक्सीन समय पे सभी लोगों को लग सके, इसके लिए तत्पर होकर के कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर आप सबको विकास की योजनाओं के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास कार्यों में आप सबका यही रचनात्मक सहयोग सदैव प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनेक्सी भवन सभागार से ज्ञान सिंधु नामक डिजिटल पुस्तकालय प्लेटफॉर्म का आधिकारिक शुभारंभ भी किया। इस कार्यक्रम का आयोजन मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के तेजस्वी और यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ज्ञान सिंधु डिजिटल पुस्तकालय प्लेटफॉर्म का आधिकारिक शुभारंभ करा। मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञान सिंधु का आज यहाँ पर हम लोगों ने उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है और अभ्युदय से जुड़े हुए कुछ प्रतियोगी छात्रों के साथ मैंने संवाद यहाँ पर बनाया है। मैं सबसे पहले मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को ज्ञान सिंधु डिजिटल लाइब्रेरी के शुभारंभ के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब डिजिटल युग में रह रहे हैं और डिजिटल युग में हमें इसके महत्व को समझना होगा। मैंने जो आपको पहले भी बताया
कि आज की पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है। अब उसको पुस्तकों के ढेर से परेशान नहीं होने की आवश्यकता है, बल्कि दुनिया की लाखों पुस्तकों को वह अपने स्मार्टफोन में कैद करके रख सकता है, और जो जानकारी लेना हो एक टिक किया तो अपने आप वहां तक आपके पास वो जानकारी पहुंच गई। डिजिटल क्रांति के इस महत्व को भी जानते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की बात कही थी आज से 6 वर्ष पहले, और आज हम लोगों ने कोरोना कालखंड के अंदर उसके बहुत अच्छे परिणाम भी देखे। आप देख रहे होंगे कि 1 वर्ष से देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, संकट था, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बहुत तीव्र। कोई भी व्यक्ति अगर एक संक्रमित व्यक्ति की चपेट में आ गया तो मान के चलिए कि फिर वह जितने लोगों के चपेट में, जितने लोग उसकी चपेट में आएंगे सभी संक्रमित होते हुए जाएंगे। चेन लगातार बढ़ती थी, बहुत तीव्रता के साथ बढ़ती थी। लेकिन आज कोरोना को हम लोगों ने नियंत्रण किया, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन था, साथ साथ उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो हमने तकनीक का उपयोग करके अपनी राह को आसान किया। एनेक्सी भवन सभागार में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया गया। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्र छात्राओं से कहा कि जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ऐसे में आप योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाकर अपने और अपने परिवार के भविष्य को साकार कर सकते हैं। इस दौरान आईजी अखिल कुमार, मंडलायुक्त जयंत नलिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे सीधे संवाद स्थापित करेंगे, आपको आश्वासन देंगे, लेकिन कुछ बच्चों को अगर जिज्ञासा होगी तो कम शब्दों में 2-3 प्रश्न पूछ सकते हैं। बच्चे के लिए अवसर मिला है, तो सर हमारा ये क्वेश्चन है कि क्या हम तब तक इस योजना में लगे रहेंगे, संलग्न रहेंगे, जब तक कि हम पूर्ण रूप से यूपीएससी के लिए तैयारी न कर लें। जी सर। और सर हम गाजीपुर से हैं, लेकिन गोरखपुर से हमारा लगाव होने के कारण लेकिन व्यक्ति को धैर्य खोए बगैर अहर्निश प्रयास करना चाहिए। मैं भी बताऊंगा अभ्युदय योजना के बारे में, हम इसकी चर्चा करेंगे, और हमने इसमें इसलिए दोनों सुविधाएं दी हैं कि व्यक्ति साक्षात क्लास अटेंड भी कर सकता है या फिर वर्चुअली भी जुड़ सकता है। अभी जैसे हमने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी का भी शुभारंभ किया है। कितना लाभ इससे होने जा रहा है, यानी दुनिया के ज्ञान को, ज्ञान की अपार संभावनाएं हैं। दुनिया के ज्ञान को एक स्मार्टफोन में आप ले रहे हैं। आज की पीढ़ी के लिए तो ये सब कुछ बहुत सहज और सरल हो गया है। इसलिए आप यहाँ पर तैयारी के लिए आए हैं, प्रयास पूरा मेहनत करिए, प्रयास करिए, लक्ष्य निर्धारित करिए। पर सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी को क्या प्रयास करना होगा? राष्ट्र निर्माण का काम केवल राष्ट्राध्यक्ष ही नहीं करता है। राष्ट्र निर्माण या कोई भी कार्य, भाई देखिए आपका, जैसे आपका घर है, आपके पिताजी सर्विस करते होंगे, जी सर। वह वेतन आपके परिवार को मिलता है तो उससे आपका परिवार चलता है। लेकिन अगर परिवार में आपकी माताजी भोजन ही नहीं बनाएगी, क्या वेतन से सब काम हो जाएगा?
परिवार के अन्य सदस्य भी होंगे, वो घर के कार्य में किसी न किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो घर की व्यवस्था संचालित होती है। ऐसे ही देश की व्यवस्था भी है। वह व्यवस्था लीडरशिप हमें एक नई दिशा दे सकता है, एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन लीडरशिप के साथ साथ देश के हर एक फील्ड के कार्य करने वाले लोगों का दायित्व बनता है। वह किसी भी फील्ड का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वह कर्मचारी हो, वह राजनेता हो, वह मंत्री हो, वह एक सामान्य नागरिक हो, हर व्यक्ति का दायित्व है कि जो उसके लिए निर्धारित उसके कर्तव्य है। देखिए, हमारा संविधान हमें हमारे मौलिक अधिकारों के साथ साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी हमेशा आगाह करते हैं। अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने लग जाए तो 2 दिवसीय प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद सर्किट हाउस से ही लखनऊ के लिए रवाना हो गए। शासन की मंशा के अनुरूप कोविड-19 वायरस को देश से जड़ से खत्म करने के लिए बृहद पैमाने पर वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। इसी क्रम में जिला चिकित्सालय में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया विगत कई दिनों से निरंतर जारी है। कोविड-19 वैक्सीनेशन की दूसरी डोज जिला व पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को लगाई गई, जिसमें आईजी राजेश मुंडक व मंडलायुक्त जयंत नंदकल की मौजूदगी में वैक्सीनेशन लगाया गया। वहीं सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे और एसआईसी डॉक्टर अभयचंद श्रीवास्तव के साथ स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर व नर्स लगातार अधिकारियों की देखरेख करते रहे। वैक्सीनेशन कराने के बाद अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि अपनी बारी की प्रतीक्षा करें, वैक्सीनेशन जरूर कराएं। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एडीएम एफआर राजेश सिंह, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। हाँ, अभी लिखा था सब। आपको भी तो लगेगा मैडम खाली हाथ लगा रही है, वो मांग रहे हैं मैडम। आपका हो गया ये होगा। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए आईजी राजेश मुंडक व मंडलायुक्त जयंत नंदकल ने बताया, आज जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट डोज 5 तारीख को लिया था पिछले महीने में, आज सेकंड डोज था 28 डेज बाद, तो वो हम सब ने लिया है, डीएम कमिश्नर मैंने, और मुझे लगता है सभी ने इसका फ़ायदा लेना चाहिए। सर, प्राइवेट अस्पतालों में भी अब लग रहा है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए, आम जनमानस को जागरूक करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, उन्होंने उसका यूज़ करना चाहिए। जो भी 60 के अबाव लोग हैं और 45 के अबाव जिनको प्रॉब्लम्स है,
उन्होंने इस स्कीम का पूरा फ़ायदा लेना चाहिए और जिस वैक्सीन की राह हम लोग इतने दिन से देख रहे थे तो उस वैक्सीन को आने के बाद उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। की जो भी निर्देश थे कोविड वैक्सीनेशन के, उसका हम लोगों ने पूरा अनुपालन किया है। हम लोगों ने पहली डोज़ 5 फरवरी को लगवाई थी और आज उसकी सेकेंड जो बूस्टर डोज़ है वो लगवाई गई है नियम के अनुसार, और बिल्कुल सेफ़ है। और ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से कह सकता हूँ क्योंकि इस दौरान हम लोगों ने पूरा अपना ऑफिशियल वर्क किया है और कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और आपके माध्यम से मैं सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि दोनों वैक्सीन पूर्णतः सेफ़ हैं और इनको आपका नंबर जब भी आता है आपको सूचित किया जाता है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, उसी सेशन साइट पर जाके आप इसका टीका लगवाएं। दूसरा, जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन को ओपन किया गया है, उनसे अनुरोध है कि वो जो हमारा आरोग्य सेतु ऐप है उसमें भी एक ऑप्शन है कोविड वैक्सीनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसको यदि यूज़ करेंगे तो उनको भीड़ में अननेसेसरी टाइम नहीं लगेगा और वो अपने घर पर बैठ के रजिस्ट्रेशन, अपना नाम और साइट सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने क्रम के अनुसार जा सकते हैं। जनपद में गोरखपुर में 10 से 11 प्राइवेट हॉस्पिटल में भी 250 रुपये के पेमेंट पर टीकाकरण का शुरू किया गया है। यहाँ पर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी इससे अधिक जो शासन के निर्दिष्ट प्राइस है उसी पर लेगा, उससे ज़्यादा कोई प्राइस नहीं लेगा। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव न्याय प्रमोद श्रीवास्तव व अपूर्व मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि मिशन शक्ति के तहत महिलाओं व बालिकाओं को न्याय व स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया जाए। इस दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता S. पाल सिंह सहित बड़ी संख्या में सहायक शासकीय अधिवक्ता मौजूद रहे। आठ महीने के अंदर सजा कराई गई है, उसमें 14 साल की सजा और 20,000 रुपये अड़चन हुआ है 8 महीने के अंदर घटना की। और ऐसा है जितना आपने वर्क बता रहे हैं जो किया है उसको जेडी कार्यालय से आपका कहना है, मतलब आपने भेजा है, आपने जेडी कार्यालय में मौजूद है। अभिवक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। विगत दिनों शाहपुर थाना क्षेत्र में नर्तकी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराध व अपराधियों पर कार्रवाई करने के क्रम में शाहपुर थाने की पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल सहित अन्य सामानों को भी बरामद किया है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर DIG जोगिंदर कुमार ने बताया। अंतर्गत जो वीडियो वायरल हुआ और दुष्कर्म का जो मामला सामने आया था उसमें सभी लोगों की अरेस्टिंग हो गई है। इसमें मुख्य अभियुक्त 4 हैं और एक उसका सहयोगी है। चारों अभियुक्तों को अरेस्ट कर लिया गया है और सहयोगी अभियुक्त को भी अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें हम लोग जिन लोगों ने वीडियो वायरल किया उनके विरुद्ध भी FIR दर्ज कराई है और कार्रवाई करेंगे हम लोग, और पुलिसकर्मी जिन्होंने लापरवाही बरती उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। इसमें मुकदमा कायम किया गया, उसके पॉस्को एक्ट की धारा भी लगाई गई है। हम लोग इस मुकदमे में जो अभियुक्त हैं, जो दुष्कर्म के अभियुक्त हैं, इनके विरुद्ध NSA की कार्रवाई कर रहे हैं और गैंगस्टर लगाएंगे और NSA की कार्रवाई करेंगे। NSA में इनको निरुद्ध करेंगे। वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर और DNA सैंपलिंग और फिंगरप्रिंट्स के आधार पर इनको कन्विक्शन दिलाएंगे और इन पर NSA कायम करके ऐसे लोगों को जेल में ही रखा जाएगा।
ये लोग जिन्होंने अपराध किया है अज्ञात थे, इसमें से 3 लोग अज्ञात लोगों को पुलिस ने एक दिन के समय में ही अरेस्ट कर लिया और कोई भी महिला अपराध से संबंधित अपराधी जो भी अपराध करेगा, महिला अपराध से संबंधित अपराध करेगा, ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे और बहुत ही कड़ी कार्रवाई करेंगे। और कोई भी ऐसा व्यक्ति सभ्य समाज में रहने का हकदार नहीं है, ऐसे लोगों की जगह जेल में है, उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे और निरोधात्मक कार्रवाई भी बहुत ही स्ट्रांग करेंगे इन पर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 7 मार्च को दीवानी न्यायालय परिसर में नियमित लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई कर उनका त्वरित निस्तारण भी किया जाएगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला विधिक न्यायिक सचिव राहुल सिंह ने बताया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 10 अप्रैल 2021 को एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन इस दीवानी न्यायालय परिसर में किया जाना है। इसके अतिरिक्त राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि ऐसे मामले जो विभिन्न न्यायालयों में, विभिन्न ट्रिब्यूनल में पेंडिंग पड़ी है, विशेषकर पारिवारिक मामले, MSCT से संबंधित मामले, वाणिज्यिक कोर्ट से संबंधित मामले, NI एक्ट के मामले, समनीय आपराधिक मामले, ऐसे मामलों को नियमित रूप से निस्तारित करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत के अतिरिक्त प्रत्येक 3 माह पे त्रैमासिक एक नियमित लोक अदालत की व्यवस्था किए जाने हेतु हमें निर्देश प्राप्त हुआ है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उक्त पत्र के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के दिशा निर्देशन में 7 तारीख को आगामी 7 मार्च 2021 को हम लोग एक नियमित लोक अदालत का आयोजन इस दीवानी न्यायालय परिसर में करने जा रहे हैं। चूँकि हम सभी जान रहे हैं कि अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाना है। ऐसी स्थिति में महिला से संबंधित मामलों को भी निस्तारित करने के लिए पारिवारिक न्यायालयों तथा अपर पारिवारिक न्यायालयों में भी एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ये लोक अदालत 7 मार्च को इस दीवानी न्यायालय परिसर में सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आयोजित होना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त वादकारियों से निवेदन करता हूं कि वो अपने इस मामले को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाएं तथा इस राष्ट्रीय लोक अदालत में होने वाले फायदे को उठाएं। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर माध्यमिक शिक्षा परिषद की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भव्य शताब्दी समारोह का विद्यालयों, जिला व मंडल स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाए। इस दौरान ज्वाइंट डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा परिषद योगेंद्र नाथ, DIOS ज्ञानंद सिंह भदौरिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसको परिणाम दें और इसमें अपने अनुभव का भी इसमें समावेश करें। इसलिए सभी आप विज्ञ पुरुष हैं, सभी अच्छे जानकार हैं, सभी लोग सिंसियर भी हैं, तो आप लोग इसको अच्छा कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त भी आप लोग सलाह दे सकते हैं कि इसको और हम लोग कैसे के माध्यम से इसमें सभी काम होने हैं। डाक टिकट भी जारी होना है, सिक्का भी जारी होना है, तो अपने अपने सुझाव आप दे सकते हैं। सबका आमंत्रित सुझाव। भारतीय स्त्री रोग विशेषज्ञ संघ की गोरखपुर शाखा द्वारा स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत बनाने के लिए आगामी 6 से 8 मार्च तक महिला दिवस के अवसर पर बृहद महिला कैंसर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने जा रहा है। इस आयोजन के तहत जहां महिलाओं और लड़कियों को स्तन व सर्वाइकल कैंसर के प्रति निःशुल्क प्रशिक्षण व जांच कराया जाएगा। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर संस्था के सेक्रेटरी डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता ने बताया। करीब 70 से 80 हज़ार महिलाएं प्रति वर्ष ब्रेस्ट कैंसर से और सर्वाइकल कैंसर से मर जा रही हैं। लेकिन ये कैंसर इतने धीरे धीरे होते हैं, यदि इनको जल्दी डायग्नोज कर लिया जाए तो ये इस कैंसर को रोका जा सकता है और शुरुआती स्टेज में इसका इलाज कर दिया जाए तो महिलाओं की उम्र को बढ़ाया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए ये लोग हम जागरूकता फैलाएंगे कि वो अपने स्तन की जांच अपने आप ही करें हर महीने में अपने स्तन की जांच स्वयं करें और उसको यदि कोई दिक्कत लगे तो अपने डॉक्टर से मिलें। सर्वाइकल कैंसर के लिए हम कहेंगे कि 30 वर्ष की आयु के बाद हर महिला हर 3 साल पर अपना जांच पेप स्मीयर द्वारा कराए और कोई दिक्कत उसको यदि अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाएगा तो उससे जो बीमारी जो इन्वेजिव कैंसर हो जाते हैं वो उनको रोका जा सकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत द्वारा 60वां प्रांत अधिवेशन आगामी 10 मार्च को आजमगढ़ में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा।
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के समक्ष पोस्टर लॉन्च कर बड़ी संख्या में लोगों को अधिवेशन में प्रतिभाग करने की अपील की। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हर्षवर्धन ने बताया, गोरख प्रांत का 60वां प्रांत अधिवेशन आर्यमगढ़ में आयोजित हो रहा है, जो अपना कोविड के नाते प्रांत अभ्यास वर्ग और प्रांत अधिवेशन 8, 9, 10 मार्च को एक साथ दोनों एक स्वरूप में आयोजित हो रहा है, जिसको लेके आज हम लोग यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में उसका पोस्टर जारी किए हैं, जिसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय के अपने सभी कार्यकर्ता और गोरखपुर महानगर के प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारे अधिवेशन में कुल 3 प्रकार के प्रस्ताव आने वाले हैं और उन प्रस्तावों में एक है प्रदेश का वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य, प्रदेश का वर्तमान सामाजिक परिदृश्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इन पे 3 प्रस्ताव अपने आने हैं। प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा तय किए गए संघर्ष के कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के शिक्षकों व कर्मचारियों ने शासन द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिनियम को वापस किए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र प्रेषित किया। वहीं संघ के पदाधिकारियों व जिला कार्यकारिणी के सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष एजुकेशनल ट्रिब्यूनल अधिनियम को वापस लिए जाने की मांग की। प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। एजुकेशन ट्रिब्यूनल बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। एजुकेशन ट्रिब्यूनल बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। एजुकेशन ट्रिब्यूनल आगे और लड़ाई है। एजुकेशन ट्रिब्यूनल बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट जिंदाबाद जिंदाबाद। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया, सेवा अधिकरण विधेयक 2021 विधानसभा द्वारा पारित हुआ है, जो शिक्षकों के हितों पर कुठाराघात करता है। उस बिल को वापस लेने के लिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय जनपद गोरखपुर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। क्या मांगे हैं? मांगे हैं कि ये जो अधिकरण है यह संविधान में वर्णित न्यायिक स्वतंत्रता का हनन करता है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सबको अपनी बात माननीय उच्च न्यायालय में रखने का अधिकार था, लेकिन ये अधिकरण वहां जाने पर प्रतिबंध लगाता है। इस अधिकरण में प्रशासनिक अधिकारियों को ही शीर्षस्थ पदों पर नियुक्त किया जाएगा और पुनर्नियुक्ति का भी प्रावधान है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान परिसीमन की घोषणा के बाद से नायक जन सेवा संस्थान द्वारा नायक जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की मांग के साथ ही पिछले चुनाव में जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने और प्रत्याशियों को जीतने के साथ प्रस्तुत किए। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर जननायक सेवा संस्थान के महामंत्री योगेंद्र प्रसाद नायक ने गौड़, नायक, धुरिया, ओझा, पठारी व राजगोड़ जातियों को अनुसूचित जाति में रखे जाने की मांग की है। तो 2021 में पेपर में यह न्यूज़ छपा कि गोरखपुर जनपद में जो 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं, वह शासन से एक गाइडलाइन मांगा जा रहा है कि ये जातियां यहाँ पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती। और यह न्यूज़ में आया कि यह लगता है कि 6 ग्राम प्रधान का चुनाव जो है वह संशय में पड़ा रहेगा। इस प्रेस के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि जब 2015 के त्रिस्तरीय चुनाव में प्रथम बार अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें 3 ब्लॉकों में 6 ग्राम प्रधान ग्राम सभाओं को आरक्षित किया गया और ये प्रधान उसमें चुने गए, आज मैं प्रेस के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या 5 वर्षों में वह अनुसूचित जनजाति की जातियां विलुप्त हो गईं या जो है यहाँ से पलायन कर गईं, या 2002 के अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट से जारी किया जाता है, क्या उन जातियों को उत्तर प्रदेश से हटा दिया गया है। गीता वाटिका गीता प्रेस की नई ब्रांच का पार्क रोड पर भव्य उद्घाटन फर्म के प्रोप्राइटर कविता चौधरी द्वारा संपन्न हुआ। ग्राहकों को बेहतर सुविधा के साथ ही उचित मूल्य पर बेहतर कपड़े उपलब्ध कराना गीता वाटिका फैंसी साड़ी व सूट शोरूम की पहली प्राथमिकता है।
वहीं त्यौहार और वैवाहिक कार्यक्रमों से जुड़े विभिन्न प्रकार के परिधान शोरूम में होलसेल दाम पर उपलब्ध हैं। इस अवसर पर अजय चौधरी, अर्जुन चौधरी, विजय चौधरी, हरिशंकर चौधरी, चेतन चौधरी, रीना अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। नहीं बता इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए गीता वाटिका प्रोप्राइटर कविता चौधरी व अजय चौधरी ने बताया, मतलब कस्टमर का बहुत ज़्यादा कहना था भैया आप एक गोलघर में डालिए, क्योंकि गीता प्रेस में थोड़ी प्रॉब्लम आती है गाड़ी से आने में, इसलिए सोचा गया कि नहीं मतलब बहुत कस्टमर आग्रह कर रहे हैं कि भैया एक डालिए, तो हम लोगों ने सोचा एक डाली लेते हैं। और नई वैरायटी, मतलब गोरखपुर में ऐसी वैरायटी आपको कहीं मिलेगी भी नहीं जल्दी, इतनी वैरायटी है, चारों तरफ से हर तरफ का माल आया है और एक से एक वैरायटी, हर रेंज है, 1000 से लेकर के आप तक आपकी साड़ियाँ मिलेंगी 199 से 50,000 तक की साड़ियाँ मिलेंगी आपको। लहंगे में आपको 1000 से लगा के 150,000 तक के लहंगे शुरुआती हैं। मतलब हम लोग शहर वासियों को गीता प्रेस में जो जाम की प्रॉब्लम थी, उस जाम को ख़त्म करने के लिए हमने ये नया शोरूम खोला है कि यहाँ आराम से पार्किंग की पूरी व्यवस्था है और हमको गीता प्रेस के ही रेट में सब कपड़े बेचने, चाहे साड़ी हो, चाहे सूट हो, चाहे लहंगा, क्योंकि यहाँ गोलघर में रेट बहुत ज़्यादा अधिक है, उसको हमको बहुत सस्ते में बेचने का कोई प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और एक्चुअल में गीता प्रेस के रेट में बेचें। अच्छा, मार्केट में आप आए हुए हैं, गोलघर जैसा बड़ा मार्केट है, तो लगता है कंपटीशन बढ़ेगा? कंपटीशन तो 100% बढ़ेगा, पर जो वैरायटी सिलेक्शन, क्योंकि मुझको 35 साल का एक्सपीरियंस है इस व्यवसाय को करने में, 35 साल से मैं साड़ी, सूट, लहंगा बेच रहा हूँ और गीता प्रेस में अपना एक छोटा सा शोरूम था 100 स्क्वायर फीट का, करते करते उसको हमने 2000 स्क्वायर फीट बना दिया वहाँ, फिर यहाँ पर उससे बड़ी जगह ले ली। दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।